एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन चल रहे थे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है आपका वो कहते हैं कि चार बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकुलाम, QC बराबर 2 माइक्रोकुलाम और QD बराबर -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, ये पूछते हैं। जो दे रखा है उसको लिखेंगे। चार आवेश दे रखे हैं चारों कोनों पर रखे हुए। सबसे पहले हम वर्ग का चित्र बना लेंगे। वर्ग का चित्र, और चित्र से ही इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। नाम दे देंगे इसको ABCD। मानकर चलो ये भुजा A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब इसका हम केंद्र ज्ञात करेंगे तो इनके विकर्णों को मिला देंगे तो केंद्र आ जाएगा। मानकर चलिए इसका केंद्र बिंदु O बनता है। अब QA का मान दे रखा है इन्होंने 2 माइक्रोकुलाम QA। अब यहाँ पर है QA, यहाँ पर है 2 माइक्रोकुलाम। 2 माइक्रोकुलाम प्लस का आवेश है तो इसको हम प्लस का चिन्ह लगाकर दर्शाएंगे। QB बराबर दे रखा है -5 माइक्रोकुलाम। बिंदु B पर रखा जो आवेश है -5 माइक्रोकुलाम है जी। QC यानी बिंदु C पर रखा आवेश है 2 माइक्रोकुलाम प्लस में 2 माइक्रोकुलाम। और QD बिंदु D पर रखा जो आवेश है वो -5 माइक्रोकुलाम है। -5 माइक्रोकुलाम। अब बल की दिशा हम देखेंगे चित्र में तो बिंदु A के कारण, बिंदु आवेश A के कारण बिंदु O पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल की जो दिशा होगी वो आगे की तरफ होगी, अर्थात FA। आप इस तरह से इसकी दिशा दर्शा सकते हैं क्योंकि ये प्लस का आवेश है। अब बिंदु आवेश B के कारण बिंदु O पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत बल की दिशा अपोजिट होगी, अर्थात बिंदु B की तरफ ही होगी। इसको आप इस तरह से दर्शाएंगे और लिखेंगे इसको FB। FB। उसी प्रकार से बिंदु आवेश C के कारण, क्योंकि C पर जो रखा आवेश है वो धन आवेश है, इसके कारण उत्पन्न होने वाली जो दिशा होगी वो इस तरह से होगी FC। आप इसको लिख सकते हैं FC। उसी प्रकार बिंदु D, क्योंकि माइनस का आवेश रखा है यहाँ पर, माइनस के आवेश के कारण इसकी दिशा ऊपर की तरफ होगी, अर्थात इसी बिंदु की तरफ होगी। आप इसको नाम दे देंगे FD। आप बिंदु O पर रखने वाले आवेश पर बल हम ज्ञात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से। बिंदु O पर लगने वाला कुल बल डैश लगाएंगे, इसको लिखेंगे F इक्वल टू 4 बल यहाँ पर बन रहे हैं तो सबको जोड़ देंगे FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD।
एफ डी। सदिश रूप में चाहो तो सदिश रूप में भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, तो आप इनके ऊपर तीर का चिन्ह भी लगाकर शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी एफ वेक्टर एफ वेक्टर एफ वेक्टर एफ वेक्टर कर सकते हो। अब चित्र में देखेंगे, चित्र में जो विकर्ण है हमारा बी डी, विकर्ण बी डी पर दो प्रकार के बल लग रहे हैं। कौन कौन से? एफ बी लग रहा है और एफ डी लग रहा है, जिनकी दिशाएं अपोजिट है, जिनकी दिशाएं अपोजिट है। और बिंदु डी पर भी -5 माइक्रोकूलम है, बिंदु बी पर भी 5 माइक्रोकूलम है। तो जिसके कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत बल बिल्कुल बराबर परिमाण का होगा, लेकिन इनकी दिशाएं अपोजिट होने के कारण ये माइनस के हो जाएंगे। लिखेंगे चूटी का चिन्ह लगाकर, विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी में दो बल कौन कौन से? एफ बी तथा एफ डी समान परिमाण तथा विपरीत दिशाओं में कार्यरत है, विपरीत दिशाओं में कार्यरत है। अतः क्या होगा? एफ बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस एफ डी, कारण सहित आपको बताना होता है क्योंकि आपने माइनस, क्योंकि दिशाएं विपरीत है, समान परिमाण होने के कारण भी इनकी दिशाएं विपरीत हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जिसके कारण यहाँ पर माइनस का चिन्ह आपने लगाया। एफ बी इक्वल टू माइनस एफ डी। ठीक इसी प्रकार से विकर्ण एसी में इसी प्रकार आप थ्योरी में लिख सकते हैं, विकर्ण एसी में भी दो बल एफ सी और एफ डी कार्य कर रहे हैं, जो समान परिमाण होने के साथ साथ विपरीत दिशाओं में है, समान परिमाण होने के साथ साथ विपरीत दिशाओं में है, जिसके कारण क्या होगा? एफ ए इक्वल टू माइनस होगा एफ सी, क्योंकि दिशाएं विपरीत है तो माइनस का चिन्ह तो आएगा ही। अब क्या करेंगे? अब कुल बल हमको ज्ञात करना है, तो एफ वेक्टर इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। आप इसको इस तरह से लिखिए। अब एफ ए के स्थान पे माइनस का एफ सी आप रख सकते हो, माइनस का एफ सी आपने रखा, प्लस एफ बी के स्थान पे माइनस का एफ डी आपने रखा, तो ये माइनस का है, प्लस और माइनस की गुणा होगी तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का एफ डी प्लस एफ बी के स्थान पे तो ये आ गया एफ सी और प्लस का एफ डी से एफ डी कटेगा प्लस माइनस के, और एफ सी से एफ सी कटेगा और बचेगा यहाँ पर 0।
अर्थात केंद्र पर रखे आवेश पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा, कोई भी बल नहीं लगेगा, क्योंकि विकर्णों में जो दोनों बल लग रहे हैं दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, जिसके कारण एक बल दूसरे को नेगेटिव कर देगा। अगला क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7 का है, उसमें कहते हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? वैद्युत बल रेखाएं वास्तव में उस बिंदु पर टूटती है जहां पर वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहता है, अर्थात वहां पर किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा हो। तो हम कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखा का टूटना उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति दर्शाता है, यह एक सतत वक्र होती है। क्वेश्चन नंबर बी में उन्होंने कहा है स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। तो चित्र में देख लेंगे। मानकर चलो दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। मानकर चलिए पहली बल रेखा ये हो सकती है जो कि इस दिशा से आ रही है, दूसरी बल रेखा कहीं ऐसे हो सकती है जो कि इस दिशा से आ रही है। ठीक है, दोनों ही बल रेखाओं ने एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा। तो हम क्या करेंगे, बल रेखा ये पहली है और ये दूसरी है। बल रेखा एक से यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इस तरह से स्पर्श रेखा खींचेगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह दर्शाएगी। ठीक उसी प्रकार से बल रेखा दो से यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं स्पर्श कराते हुए, तो ये वैद्युत क्षेत्र की इस दिशा को दर्शाएगी, जो कि असंभव है। अर्थात जो दो बल रेखाएं हैं एक दूसरे को काटेंगी किसी बिंदु पर, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, जो कि असंभव है। हाँ, ये तब तो संभव हो सकता है जब दो चालक रखे हों, चालक नंबर ए और चालक नंबर बी। इससे निकलने वाली बल रेखाएं एक दूसरे को काटे तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन चालक एक ही है और उससे जो बल रेखाएं उत्पन्न होंगी वो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं किसी भी परिस्थिति में। यदि वे ऐसा कर रही है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, जो कि असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं दो वैद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, R इक्वल टू दे रखा है 50 सेंटीमीटर। जो दे रखा है उसको लिखेंगे, डिस्टेंस दी है R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 50 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। एम से आपने इसको शो किया। आगे वो कहते हैं इसी में यदि दोनों गोलों पर पृथक आवेश, यानी अलग अलग आवेश बिल्कुल बराबर है लेकिन अलग अलग है, 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 गुना। मान लेंगे पहले गोले पर आवेश Q1 और दूसरे गोले पर आवेश Q2 है, तो Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है वैल्यू 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7, 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 गुलाम। सी से आपने इसको शो किया। आगे वो कहते हैं तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। तो सबसे पहले हम इसी को हल करते हैं। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं, तो यहाँ पर त्रिज्याओं का कोई भी काम यहाँ पर नहीं है।
केवल बीच की जो दूरी है गोलों के वही हम काम में लेंगे। तो r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में दे रखी है। तब गोलों के मध्य निकालना है वैद्युत प्रतिकर्षण बल। लिखेंगे थ्योरी में, दोनों गोलों के मध्य ये क्वेश्चन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेप नंबर ए, दोनों गोलों के मध्य स्थिर। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है थ्योरी में भी वही लिखना होता है, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल। हाँ, प्रतिकर्षण ही है, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का मतलब हो गया कि दोनों ही गोलों पर धन आवेश है या दोनों ही गोलों पर ऋण आवेश है, तब वहां पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम है जी, कूलाम का नियम है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, चलो चिन्ह लगा दिया कोई बात नहीं, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है। वैल्यू रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू आप जानते ही हैं, 9 गुणा 10 की घात 9 होती है, गुणा Q1 की वैल्यू भी इतनी है और Q2 की वैल्यू भी इतनी है, 6.5 गुणा 10 की घात -7 गुणा, फिर से इतना ही लिखेंगे, 6.5 गुणा 10 की घात -7 और पूरे के बटे R स्क्वायर है तो पूरे के बटे इसको लिखेंगे, बराबर चिन्ह यहाँ लगाइए। R की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में बनाया था इसको 50 गुणा 10 की घात -2, 50 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर है। इसको कैलकुलेशन करेंगे पूरे को ही, तो कैलकुलेशन करने के पश्चात जो वैल्यू प्राप्त होगी वो है 1.52 गुणा 10 की घात -2, 1.52 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन F की वैल्यू, अर्थात इतना बल लगेगा दोनों गोलों के बीच में। अब आपके लिए होमवर्क है ये वाली कैलकुलेशन करना, ये वाली कैलकुलेशन करके आप मेरे को कमेंट में बताओ कि क्या ये सही है। तो ये आपका होमवर्क भी हो गया यदि आप देख रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर बी में वो कहते हैं यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा दुगनी, अच्छा जी, आवेश की मात्रा दुगनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में वो कहते हैं यदि गोलों पर आवेश दुगना कर दें तो नया आवेश क्या होगा जी, मानकर चलिए वो Q1 डैश हो जाता है इक्वल टू Q1 डैश इक्वल टू 2Q1, क्योंकि आवेश को दुगना कर दिया, दोनों ही आवेशों को दुगना कर दिया, और Q2 डैश इक्वल टू हो जाता है 2Q2, तो 2 से गुणा कर दिया हमने। अब इनके बीच की जो दूरी है वो कहते हैं घटा के आधी कर दी जाती है, अर्थात R डैश इक्वल टू R/2 कर दी जाती है, अर्थात प्रारंभिक दूरी की आधी कर दी जाती है, तो बल कितना हो जाएगा। मानकर चलिए बल F डैश हो जाता है, F से F डैश हो जाता है, तब पुनः
कूलॉम के नियम से। एफ डैश इक्वल टू फॉर्मूला है वही पुराना वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब क्या आता है जी Q1, तो Q1 डैश की जगह हम प्रयोग करेंगे 2Q1 इनटू Q2 आया तो Q2 डैश की वैल्यू रखेंगे 2Q2 हो जाएगा 2Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास R/2, तो R/2 रखेंगे तो इसका हो जाएगा जी स्क्वायर। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। आगे इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 दूनी 4 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से, और ये जो 4 है ऊपर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 चौक 16 हो गया, 16 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। 16 को कॉमन करके बाहर निकाल सकते हो आप, क्योंकि आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पर उत्पन्न करना है। 16 को आप बाहर निकाल लीजिए तो हो जाएगा F डैश इक्वल टू 16 को आपने बाहर निकाल लिया पहले ही, अंदर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर क्या बन रहा है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये F के बराबर बन रहा है, अर्थात इस पूरे के स्थान पे आप F रख सकते हो, इस पूरे के स्थान पे आप F रख सकते हो, तो हो जाएगा F डैश इक्वल टू 16 इंटू F, अर्थात बल प्रारंभिक बल का 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो F की वैल्यू आपको पास में आई है, आपने कैलकुलेट किया, तो वैल्यू आप रखेंगे। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, आप इसको यहां देखिए F डैश इक्वल टू 16 इंटू F की वैल्यू यहां से रख लेते हैं 1.52 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त हो रहा है जी 0.243 न्यूटन, 0.243 न्यूटन, ये वैल्यू आपकी F डैश की प्राप्त हो रही है। बल 16 गुना होकर 0.243 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर जो आपका होमवर्क है वो यही है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप बताओ कि आपको कितना प्राप्त हो रहा है, और घाती भी यहाँ पर समाप्त कर देंगे। तो क्या ये वैल्यू सेम आएगी? यदि सेम आएगी तो यस लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, ये आपका आंसर है, होमवर्क है। आगे क्वेश्चन में वो कहते हैं कि यदि उपरोक्त प्रश्न में गोले A तथा B साइज में सर्वसम है, यानी प्रत्येक का जो साइज है वो बिल्कुल बराबर है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों गोलों से हटा दिया जाता है, अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा? देखिए इसी क्वेश्चन में वो कहते हैं तो वैल्यू हमको यही रखनी होगी। तीसरा गोला लिया है उन्होंने सेम आकार का, तो प्रारंभ में A तथा B में प्रत्येक पर आवेश 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम है, जैसा कि आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर।
तीसरे गोले पर आवेश Q3 बराबर 0 इसलिए माना है क्योंकि उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, ये आवेश रहित है अर्थात अनावेशित है। अब इस अनावेशित गोले को पहले गोले के संपर्क में लाया जाता है, जिसके कारण उन पर उत्पन्न होने वाला आवेश कितना हो जाएगा जी, मानकर चलिए Q1 डैश हो जाता है, Q1 डैश हो जाता है। तब Q1 प्लस Q, तीसरा आवेश को हमने Q माना है तो Q1 प्लस Q अपॉन 2 हो जाएगा। Q1 की वैल्यू रखेंगे, Q1 की वैल्यू आपके पास है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 प्लस Q की वैल्यू 0 क्योंकि ये आवेश रहित है, तो 0/2 0 इसमें जुड़ेगा तो यही वैल्यू आ जाएगी और 2 से इसका डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3 दूनी 6 अर्थात 3.25 दूनी 50 2 5 गुणा 10 की घात -7 गुणा, ये आ गई आपके पास Q1 डैश की वैल्यू। अब क्या कहते हैं वो, ये तो पहले आवेश के कारण स्पर्श कराने के पश्चात प्राप्त आवेश है। अब वो कहते हैं दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है, अब वो कहते हैं दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है। अब तीसरे गोले को दूसरे गोले B के संपर्क में लाने पर दूसरे व तीसरे में प्रत्येक पर आवेश मानकर चलिए Q2 डैश हो जाता है, Q2 डैश हो जाता है। तब क्या करेंगे हम, Q2 प्लस Q1 डैश अपॉन 2, क्योंकि जो आवेश रहित गोला है उस पर भी अब इस समय 3.25 गुणा 10 की घात -7 कूलम का आवेश स्थानांतरित हो जाता है पहले गोले से। तो अब हम स्पर्श करा, वो गोला क्या किया उन्होंने, तीसरे गोले से स्पर्श कराया, जो Q2 वाला आवेश है उससे स्पर्श कराने के पश्चात अब उन पर कितना आवेश बनेगा हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, Q2 की वैल्यू है आपके पास 6.5 गुणा 10 की घात -7 प्लस, और इसकी वैल्यू आपके पास में आई है 3.25 गुणा 10 की घात -7 और पूरे के बटे 2। इसी क्वेश्चन का भाग है ये भी। अब 6 और 3 कितना हो गया 9, Q2 डैश इक्वल टू 6 को 9 दशमलव, ये आधा है और ये पौना है, सॉरी सवा है, तो क्या होगा 25 और 50 कितना हो गया जी 75 हो गया, तो 9.75 आप इसको लिखेंगे गुणा 10 की घात -7 और पूरे के बटे 2। आप इसको डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा Q2 डैश इक्वल टू, वैल्यू देख के लिख रहा हूं मैं 4.875 गुणा 10 की घात -7 कूलम, इतना आवेश उत्पन्न होगा जी। अब क्या किया उन्होंने, अब वो कहते हैं अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है। दूरी तो फिर भी वही 50 सेंटीमीटर ही है, इसको मीटर बनाया तो 0. मीटर बनाने पर क्या हो गया 50 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो गया। अब नया प्रतिकर्षण बल पूछते हैं। अब दोनों गोलों पर नया प्रतिकर्षण बल पुनः कूलम के नियम से, तो F की वैल्यू निकाली थी हमने, F डैश की निकाली थी, हम इसके लिए लिखेंगे F डबल डैश इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर
लेकिन यहाँ पर क्या है, Q1 और Q2 यूज नहीं होंगे, नए जो आवेश है वो यूज होंगे। तो Q1 के स्थान पे Q1 डैश और Q2 के स्थान पर Q2 डैश वैल्यू रखेंगे। तो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 डैश की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है 3.25, 3.25 गुणा 10 की घात माइनस की 7 गुणा Q2 डैश की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है 4.875, 4.875 गुणा 10 की घात माइनस की 7 पूरे के बटे आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू है 50 गुणा 10 की घात माइनस 2, 50 गुणा 10 की घात माइनस की 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे मैं वैल्यू लिखे दे रहा हूँ, एफ डबल डैश इक्वल टू करके कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है। कैलकुलेशन यदि करते हैं तो 5.6 गुणा 10 की घात माइनस 3, 5.6 गुणा 10 की घात माइनस की 3 न्यूटन, ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। अब आपके लिए होमवर्क है ये कैलकुलेशन करके आप मुझे बताओ कि आंसर सही है या नहीं, कमेंट्स में। दिस इज योर होमवर्क। बाकी आप कल पढ़ेंगे, कल यानी नेक्स्ट वीडियो में।